अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर हियर विद ए न्यू ट्यूटोरियल। तो गाइस, हमने स्टार्ट की थी जनरल स्टडी बूस्टर, एक सीरीज हमने स्टार्ट की थी। ये थी इन द फॉर्मेट ऑफ मिनी मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट हम लगा रहे हैं बट जनरल स्टडी के ऊपर। हमने यहाँ पे हर सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश की। आप इसमें पोलिटी ले सकते हैं, इसमें एनवायरनमेंट देख सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं या साइंस को देख सकते हैं, और JNK के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम यहाँ पे वो भी पूछते हैं आपसे। अगर हम इसका टारगेट देखें तो इस सीरीज का टारगेट है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर। जम्मू एंड कश्मीर जो पुलिस बॉर्डर बटालियन एग्जाम आने वाला है उसके लिए पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो भी स्टेट या सेंट्रल लेवल के एग्जाम आते हैं उनमें से इससे क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है ना। डेफिनेटली ए लॉट टू नो, ए लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगन आप अपने सुल्तान को बेनतहा मोहब्बत बख्शो। इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपको एजुकेट ऑल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ऐसी आपको अपडेट मिलती रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी ये वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको 3 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आप उसको आंसर करेंगे और फिर मैं उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN लिस्ट, इसने लिस्ट किया किसको? कैराकल्स को एज ए स्पीशीज। जो कैराकल है वो कौन सी स्पीशीज में है? क्या उसको नियर थ्रेटन की लिस्ट में इसने डाला IUCN है, वल्नरेबल या एंडेंजर्ड स्पीशीज या लीस्ट कंसर्न? पहले मैं आपको बता देता हूँ कैराकल्स क्या है। ये असल में एक विल्ड कैट है। ये क्या है? कैराकल्स। ये विल्ड कैट है और ये आपको कहाँ मिलेंगी? ये आपको मिलेंगी अफ्रीका के अंदर और आपको मिलेंगी वेस्ट एशिया के अंदर। ये जो कैट है ये विल्ड कैट है, कहाँ पे मिलेगी? ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट एशिया में मिलेंगे। तो आप बताओ कि IUCN का स्टेटस इनका क्या है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, इसका ऑप्शन डी राइट आ जाएगा। लीस्ट कंसर्न स्टेटस में ये आती हैं। ऑलराइट, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है ना, इसने कैराकल्स को एज स्पीशीज ऑफ लीस्ट कंसर्न माना है और इंडिया के अंदर। और नाउ अगर हम देखें, ये पहले इंडिया के अंदर लीस्ट कंसर्न है, अगर हम देखें तो ये ग्लोबली क्या हो जाती है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड मानी जाती है। आगे समझ आपको अच्छी तरह से, तो चलते हैं आगे। सुगमिया भारत ऐप एक एप्लीकेशन का नाम है, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। इसको न्यूज़ में देखा गया और ये किसने लॉन्च की थी? यहाँ पे मिनिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था। कौन सी ऐप है? सुगमिया ऐप, सुगमिया भारत ऐप। तो आप जल्दी से इसका आंसर दें। ऑलराइट, हो गया टाइम। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन डी इसका ठीक है। याद रखना, ऐप के रिलेटेड, ऐप और पोर्टल के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो ये इंपॉर्टेंट मान जाता है कि सुगमिया भारत ऐप किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। तो राइट आंसर किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ऑलराइट, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके बारे में, यह है किसके रिलेटेड। असल में क्या होता है, ये एक्सेस के लिए होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने क्या लॉन्च किया? सुगमिया भारत ऐप लॉन्च किया। और ये इसको मतलब ये हैंडबुक है जिसका नाम टाइटल क्या रखा है? एक्सेस रखा है। और हमें क्या करना है इसे, मतलब ये हमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमें ईजिली एक्सेसिबल हो जाएगा इससे, इसका ये फ़ायदा है। इसके बाद देख लेते हैं लेक सवा, इंपॉर्टेंट लेक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छी तरह से इसको पढ़ लो। रिसेंटली सीन इन न्यूज़, इट इज़ सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अब देखो लेक सवा है, ये न्यूज़ में थी। अब इसको क्यों न्यूज़ में थी हम तो ये डिस्कस करेंगे, लेकिन आप पहले मुझे ये बताएं इसकी लोकेशन क्या है, इसकी जियोग्राफिक लोकेशन कहाँ, ये कौन सी कंट्री में पड़ती है। हिंट मैं दे देता हूँ कि एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे रामसर कन्वेंशन साइन हुई थी। रामसर कन्वेंशन साइन हुई थी 1971 के अंदर। तो अब मुझे बताएंगे ये कौन सी कंट्री में आ जाएगी? नहीं, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। तो हाँ, उनसे मिलती जुली एक और कंट्री है। जो रामसर हुई थी वो ईरान में हुई थी, लेकिन ये जो लेक सवा है ये कहाँ पे है? ये इराक के अंदर है। इतना क्लियर है? थोड़ा सा देख लेते हैं क्यों आखिर ये न्यूज़ में है। इराक फेमस एंड प्रोमिनेंट लेक सवा हैज़ ड्राइड अप। यहाँ पे स्ट्राइकिंग फीचर क्या है, जो डराने वाला फीचर है वो है ड्राई, मतलब ये सूख चुकी है और ये पहली बार हुआ है। ये हज़ारों लाखों सालों से मतलब ये थी और ये सूख चुकी है। ह्यूमन हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है। ठीक है, अब ये क्यों सूख गया, मतलब ये ड्राई अप क्यों होता है? तो इसका जो रीज़न दिया जाता है वो मिसमैनेजमेंट बाई लोकल्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड नेगलेक्ट क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा था हमने उसको नेगलेक्ट किया और जो लोकल वहाँ की गवर्नमेंट पार्टी थी उसने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। मिसमैनेजमेंट की वजह से ये ड्राई अप हो चुकी है। देख लेते हैं। और ये अगर हम देखें तो एक बायोडाइवर्सिटी वेटलैंड सिचुएट जो करती थी सिटी ऑफ समावा, साउथ ऑफ द कैपिटल ऑफ बगदाद, मतलब ये बगदाद के साउथ में पड़ती थी समावा सिटी में, और ये ड्राई अप वहाँ पे ये लेक हो चुकी है। और देख लेते हैं द लेक हैज़ बीन फॉर्म्ड आवर लाइमस्टोन रॉक एंड जिप्सम फॉर्मेशन। आगे समझ आपको ये किसकी बनी थी? लाइमस्टोन रॉक से बनी हुई थी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी, तो कौन से 4 ऑप्शन है यहाँ पे, इनको कवर किया गया है नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी। तो आप जल्दी से बताएं। देखो अब इंडिया क्या कह रहा है कि वो स्पोर्ट में ज़्यादा मतलब तरजीह दे रहा है, स्पोर्ट में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो जो यूथ है इंडिया के वो स्पोर्ट में ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करें, इससे हेल्थी लाइफ मिलती है, हेल्थी लाइफ स्टाइल मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, क्या क्या कवर किया गया है। तो अगर हम देखें तो ये चारों कवर किए गए हैं। एरोबैटिक्स भी नेशनल स्पोर्ट्स में कवर किया गया, एयर स्पोर्ट्स में बैलूनिंग, ड्रोन्स, ग्लाइडिंग एंड पावर ग्लाइडिंग, ये चीज़ें किस में इंक्लूड कर गई हैं, नेशनल एयर स्पोर्ट्स में। अगर हम इसके बारे में देखें तो ये गवर्नमेंट ऑफ नेशनल, मगर गवर्नमेंट का देखें तो 2030 तक जो मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन है वो यूथ में, जो यूथ है उसको स्पोर्ट्स में एंगेज करना चाहते हैं ताकि हमें क्या मिल जाए, एक हैप्पी एंड एक हेल्थी इंडिया मिल जाए। ऑलराइट, आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, ऑपरेशन है एक साइड और एक साइड एसोसिएटेड कंट्रीज है, मतलब इंडिया ने कोई ऑपरेशन लॉन्च किए थे, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन लॉन्च किए थे, और कौन सी कंट्री में, मतलब कौन सी कंट्रीज से रिलेट कर रहे हैं वो ऑपरेशन, यहाँ पे आपको ये बोलना है। ठीक है, देख लेते हैं। पहला आता है ऑपरेशन मैत्री, ये नेपाल से रिलेट करता है। दूसरा ऑपरेशन देवशक्ति, ये यमन से। ऑपरेशन राहत, ये पाकिस्तान से। ऑपरेशन गंगा, ये यूक्रेन से। तो आपको चूज करना है कि इसमें से जो 4 ऑप्शन है नीचे, इसमें से करेक्टली कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। आंसर देख लेना, क्योंकि कभी कभी आंसर से भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, सबसे पहले आप जो सबसे रिसेंटली हुआ था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा में क्या हुआ था कि इंडियन जो स्टूडेंट थे, जो साइंस या मेडिकल के स्टूडेंट थे यूक्रेन के अंदर, उनको वहाँ से निकाला गया था। ठीक है, इवैक्यूएट किया गया था उनको यूक्रेन के अंदर से, और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन गंगा। हमें यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है कि ऑपरेशन मैत्री की बात करें तो ये कहाँ पे था, ये नेपाल के अंदर जब अर्थक्वेक आया था काठमांडू के एरिया में, तो तब जो निकाले गए थे वहाँ पे इंडियन सिटीजन को, जब उनको इवैक्यूएट किया गया था, तो तब ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, ऑपरेशन मैत्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही इसकी एक्सप्लेनेशन है। ऑफकोर्स अच्छी तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें ऑपरेशन सुकून की बात करें तो ये बैरूत सी लिफ्ट was launched by the Indian Navy in July 2006 to evacuate Indian, Sri Lankan, Nepalians and Lebanese national with Indian spouses from Lebanon during the Israel-Lebanon war। ये 2006 में जब इसराइल लेबनान वार हुआ था, तब इंडियन को वहाँ से एवोकेट करने के लिए कौन से ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन सुकून लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसमें बाकी जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनको भी वापस लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी और हम सक्सेस थे इसमें। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग की अगर हम बात करें तो ये इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च की थी कॉमेमोरेट करने के लिए। कौन सा ऑपरेशन सेफ होमिंग, ये 26 फरवरी 2011 को लॉन्च हुआ था। इसमें हमें क्या रिस्क्यू करना था, 15,400 इंडियन नेशनल स्टक एंड लीबिया ड्यूरिंग सिविल वार। अब देखो जो भी मिडिल ईस्ट कंट्री है वहाँ पे आपको सिविल इंस्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है ना, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो वहाँ पे मिलती है। तो 2011 में एक और ऑपरेशन लॉन्च किया गया था सेफ होम कमिंग। अब क्या था कि लीबिया की अगर हम बात करें, लीबिया कहाँ पे है ये बताएं, लीबिया कहाँ पे है, लीबिया है ये अफ्रीकन एक कंट्री है। ठीक है, वहाँ पे एक सिविल वार चल रहा था, तो वहाँ पे इंडियन के जो भी सिटीजन है उनको सेफली वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या था, सेफ होम कमिंग। और यहाँ पे कितने बंदों को इवैक्यूएट किया था, रिस्क्यू किया था, कितनों का, 50,400। ऑपरेशन मैत्री की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था, और 2015 की बात हो रही है। ऑपरेशन देवशक्ति की बात करें तो ये इवैक्यूएशन क्या हुई थी अफगानिस्तान में, जो अफगानिस्तान में पिछली बार पता है कि अफगानिस्तान में जो वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, मतलब तख्ता पलट हो गया था, तो वहाँ पे जो इंडियन सिटीजन थे उनको वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन देवशक्ति। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑलराइट, द केमिकल कंपोनेंट दैट इज एन वेरिएबल फाउंड इन ऑल वायरस। तो ऐसा कौन सा केमिकल है जो हर वायरस में पाया जाता है, तो उसका नाम क्या है, आप जल्दी से बताएं। ऐसा कौन सा केमिकल है जो हर वायरस में, ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ वायरस जो भी है उनमें पाया जाता है। तो इसका सीधा सा एंड आसान सा क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक की पोर्शन से, इसका नाम क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन एक ऐसा केमिकल है जो वायरस, हर तरह के वायरस में पाया जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हर तरह के आप एक्सप्लेनेशन देखोगे, जो भी प्लांट, जो भी वायरस हैं, ठीक है, जो सिंगल स्ट्रेन वायरस हैं या डबल स्ट्रेन वायरस हैं, उनमें प्रोटीन पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चल जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद साउंड वेव। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शन लाए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो साउंड वेव की प्रॉपर्टी के साथ मैच नहीं करता। ठीक है,
अगर हम देखें तो हर्ट्ज की बात करें तो ये ऐसा यूनिट होता है कि इसको मेजर करने के लिए फ्रीक्वेंसी, मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था कि फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड क्या चीज़ें होती हैं, ये कौन सी बलाएं, हमने अच्छी तरह से उस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने हमारे जो सीरीज सेकंड थी, ये तो थर्ड सीरीज चल रही है, अगर सेकंड आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें, उसमें बहुत ज़्यादा शानदार कंसेप्ट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। डेसिबल की देखें, डीबी होता है साउंड की, साउंड मतलब कितना ऊंचा है, हम बोलते हैं ना कि हाँ इतने डीबी मतलब साउंड होता है, इंसान को इतने डीबी साउंड सुनाई देता है, तो ये डेसिबल की बात हो रही है। कैंडेला की बात करें तो ये यहाँ पे अलग है, ये साउंड से रिलेट नहीं करता, तो कैंडेला किससे रिलेट करता है यहाँ पे देख लेते हैं। कैंडेला की बात करें तो ये यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में ये किसका यूनिट है, कैंडेला। याद रखना ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है, ठीक है। और ये करता है ल्यूमिनस पावर पर यूनिट ऑफ सोलर एंगल इमिटेड बाय द लाइट सोर्सेज इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। है इसको छोड़ देते हैं, आप याद रखना कि जो कैंडेला है वो किसका यूनिट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है। इतना आई होप क्लियर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप द इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, तो बॉडी के अंदर इनमें से कौन सी चीज़ है जो इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है। देखो आपकी आसानी के लिए जो आपको लग रहा होगा उसको मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, ठीक है ना। अब तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, आप तो ये आंसर करने वाले थे, बट समहाउ मैंने इसको एलिमिनेट किया। तो इसका राइट आंसर किया जाएगा ऑप्शन 8 का एंटीजन, ठीक है ना। एंटीजन की बात करते हैं, मुझे थोड़ा सा आप मौका दें, मैं इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। एंटीजन की बात करें तो एनी सब्सटेंस दैट कॉजेज योर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट इज नोन एज एंटीजेंस। एंटीजेंस कुछ ऐसे केमिकल होते हैं या कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होते हैं बॉडी के अंदर जो हमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, और इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि WBC जो होते हैं ना, और RBC वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कार्पसेल्स एंड रेड ब्लड सेल, इनमें से इम्यून सिस्टम कौन सा स्ट्रांग करता है, मतलब कौन सा होता है जो इम्यून सिस्टम बनाता है। तो याद रखना वाइट ब्लड सेल हमारे क्या बनाते हैं, इम्यून सिस्टम बनाते हैं। एक और नॉलेज आपके साथ मैं शेयर करूं, देखो हमारे पास एक फिक्स्ड अमाउंट होती है, एक लिमिटेड रेंज होती है जिसमें वाइट ब्लड सेल बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है, ये लिमिटेड रेंज है। अगर ये बॉडी में इससे लिमिटेड रेंज से ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं, ये जो कंडीशन हो जाती है इससे बंदे को कैंसर हो जाता है। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ वाइट ब्लड सेल की वजह से क्या हो जाता है, बंदे को कैंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी आर यूज टू लोकेट सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट अंडर वाटर। हमारे पास मैं एक समुद्र ले लेता हूँ, सपोज ये हमारे पास क्या है, एक समुद्र है, ये उसकी सरफेस है, ठीक है। हमें पता है समुद्र के अंदर डिफरेंट फीचर्स होते हैं, रिलीफ फीचर्स होते हैं, ठीक है। ये मैंने रख दिया। यहाँ पे कुछ भी चीज़ें फिशेज़ हैं, सपोज है ना, फिशेज़ अब मुझे बनाना तो नहीं आता, सॉरी मेरी ड्राइंग के लिए। अब ये बताओ कि अंडरग्राउंड जो या अंडर सरफेस वाटर है, इसके नीचे जो भी चीज़ें हमें, वो कौन सी टेक्नोलॉजी हमें पता चलती है। सपोज हमारे यहाँ पे एक जहाज़ है, ये बना लेता हूँ, ठीक है ना, ये क्या है, शिप है, यहाँ पे ये यहाँ पे जा रहा है, ये वाटर है नीचे, ठीक है। तो ये नीचे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इसकी डेप्थ कितनी है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी से हमें पता चल रहा है बगैर नीचे जाए हुए। तो याद रखना ये जो टेक्नोलॉजी है इसका नाम क्या है, रडार सिस्टम, ठीक है ना, रडार सिस्टम। और ये बता सकते हैं कि कौन सा एनिमल है जो रडार सिस्टम को इस्तेमाल करके अपना नेविगेशन पूरा करता है। बैट का नाम सुना, BAT। तो बैट, उसके पास आंखें तो होती नहीं है, बैट इज़ विदाउट आइज़। तो वो जो डिटेक्ट करता है चीज़ों को, वो कौन सी टेक्निक यूज़ करता है, रडार, ठीक है। देख लेते हैं रडार, नहीं सॉरी रडार नहीं, ये सोनार, क्या है, सोनार, ठीक है। सोनार की फुल फॉर्म देख लेते हैं। सोनार क्या होता है, ये होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और ये यूज़ होता है डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ वाटर एंड लोकेट द अंडरग्राउंड ऑब्जेक्ट। मैंने कहा सोनार एक ऐसी चीज़ होता है जो S होता है साउंड, N होता है नेविगेशन, R होता है रेंजिंग, ठीक है। ये कभी अच्छी तरह से पढ़ेंगे इसके बारे में, डोंट वरी फॉर दैट। वैदिक सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अलोंग द रिवर। देखो हमारे ये वैदिक कल्चर जो फ्लरिश हुआ था, तो ये किस रिवर के साइड पे फ्लरिश हुआ था, आप इसका मुझे आंसर करें। देखो अब ये एक हिस्टोरिक रिवर था, ये अब करंटली देखें तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो गोदावरी भी देखो, इसको कहते हैं साउथ की गंगा, गॉड ऑफ साउथ इंडिया। कावेरी की बात करें, कृष्णा की बात करें, और यहाँ पे क्या आ जाता है, सरस्वती आ जाते हैं। तो सरस्वती रिवर है, डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, वैदिक कल्चर में है, वैदिक टेक्स्ट और लिटरेचर में है, बट करंटली ये एग्जिस्ट नहीं करता कहीं भी। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने वही इसको एक्सप्लेन करने की, और ये इसको होली रिवर माना जाता है हिंदू मैथोडोलॉजी के अंदर या हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान। इनमें से 4 ऑप्शन है, तो आपको बताना है कि कौन सी साइट यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर लोकेट करती है, वहाँ पे है। जल्दी से आप इसका आंसर करें। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, शोटोगाई।
शोटोगाई ये जगह कहाँ पे है? ये अफगानिस्तान में आपको मिलेगी। थोड़ा सा हमें और जगह में देख लेते हैं। शोटोगाई की बात करें तो ये शोटोगाई, ये मुंडेका और आनली हिंदू इंडस वैली सिविलाइजेशन जो अफगानिस्तान के हैं। कौन कौन सी? शोटोगाई एंड मुंदीगक, ये कहाँ पे? अफगानिस्तान के अंदर है। वेयर इज द सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लोथल लोकेटेड? ये बोल रहा है कि इंडस वैली, देखो ना यहाँ पे एंशिएंट इंडिया का पार्ट चल रहा है, तो लोथल जो है ये साइट कहाँ पे पड़ती है? तो इसका मुझे लगता है सबसे आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या है। लोथल पड़ता है गुजरात के अंदर। कहाँ पे? गुजरात के अंदर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एजुकेट ऑल को जरूर इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम अच्छे अच्छे आपके लिए टॉपिक लाते हैं। लोथल की बात करें तो ये अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के अंदर है। धोलावीरा की बात करें तो ये रन ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर है। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, एक अहमदाबाद है, दूसरा रन ऑफ कच्छ है। और हड़प्पा की बात करें तो ये शेवल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है। और बनावाली की बात करें तो ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा के अंदर है। आई होप इतना क्लियर होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडस वैली साइट्स है जिसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मोहनजोदारो कहाँ पे? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर गिव द स्लोगन दिल्ली चलो? तो कौन से नेशनलिस्ट लीडर थे जिन्होंने ये स्लोगन दिया, ये नारा दिया दिल्ली चलो? तो ऑप्शन आपके पास 4 हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से आंसर बताएं इसका। आई होप कि सभी को आता होगा, ये आसान क्वेश्चन है आज का। तो राइट आंसर आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो उन्होंने स्लोगन दिया था कि दिल्ली चलो। इतना करेक्ट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं लगे हाथों पूछ लेता हूँ, चलो रहने देते हैं इसको, ठीक है, कोई ज़्यादा ही हो जाएगा। क्वेश्चन है द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश एट? जो ब्रिटिश की पहली प्रेसिडेंसी थी कहाँ पे इंडिया के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, कहाँ पे इसको बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 15 का सूरत। क्या आ जाएगा? सूरत। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देखें तो सूरत इसका राइट आंसर आ जाएगा। ब्रिटिश की पहली प्रेसिडेंसी बनाया गया था किसको? सूरत को बनाया गया था। प्रेसिडेंसी बनाना और फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करना ये अलग कंसेप्ट है, याद रखना, ठीक है। ये थी पॉलिटिकल कंसर्न के लिए और जो फैक्ट्री थी वो थी बिजनेस कंसर्न के लिए। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन गिवन फॉर इंडियन एंड दी आर्टिकल 51 है। अगर हम आर्टिकल 51A की बात कर रहे हैं, ये ओरिजिनल नहीं था, इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, या जो फर्स्ट इनिशिएट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ये उसका पार्ट नहीं था। लेटर 47th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको ऐड कर दिया गया था। और ये बताएं कि ये कौन, मतलब इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कितनी हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 11 टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं किसके अंदर? आर्टिकल 51A के अंदर, ठीक है। ऑलराइट, और ये किसने दिया था देख लेते हैं। अगर हम देखें तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में कितनी ऐड हुई थी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी। और हमें पता है कि 11th, अगर हम इंट्रोडक्शन द 11th फंडामेंटल ड्यूटी कब हुई थी? हमें पता है कि 2002 में एक 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की थी फ्रॉम द चिल्ड्रन एज ऑफ 6 to 14। तो ये जो 6 to 14 जो एज के बच्चे हैं इनको फ्री जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है ना, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। तो ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी और टोटल मिला के कितनी हो गई? 11 होगी। अगर हम 1942 में देखें, या सॉरी 42 में देखें, 1976 की बात हो रही है, तो तब हमारे पास थी टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। बट अगर 2002 की बात करें, जब राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हुआ, तो तब कितनी बन गई टोटल में? तब बन गई 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करें। द पर्पज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टू? जो DPSP का उसका क्या पर्पज़ है? आप जल्दी से इसका आंसर करें, आप खुद रीड करें इसको, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन खुद रीड करना पड़ेंगे। जल्दी से आप इसका आंसर करें 18 का। अगर हम देखें, ले डाउन पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन विच वुड गाइड स्टेट पॉलिसी एट ऑल लेवल, ठीक है, ये सिचुएशन ठीक है। इम्प्लीमेंट गांधी आइडिया फॉर डिसेंट्रलाइज स्टेट, तो डिसेंट्रलाइज स्टेट का इसमें कुछ आइडिया निहाद था। DPSP का अगर हम देखें तो विलेज पंचायत था ना इसमें, तो हम ये भी बोल सकते हैं डिसेंट्रलाइज स्टेट, ठीक है ना। डिसेंट्रलाइज स्टेट ऐसा नहीं है कि मतलब आप स्टेट से अलग हो जाना, मतलब ये स्टेट का ओवरऑल कंट्रोल नहीं रहेगा कि जो लोकल लेवल पे लोग होते हैं वो अपने गवर्नमेंट खुद बनाएंगे और अपने लिए डिसीजन लोकल लेवल पे खुद ले पाएंगे।
चेक द यूज़ ऑफ आर्बिट्री पावर बाय द गवर्नमेंट, इसके लिए कुछ प्रोविजन नहीं था। प्रमोट वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द पीपल, ये इंपॉर्टेंट था, ये भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा उथल पुथल के, बट हाँ जो अच्छे हमने यहाँ पे मार्क आउट कर दिए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन सी बचता है जो अगेंस्ट जा रहा है हमारे प्रीमाइसेस के। देख लेते हैं। द पर्पज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टू ले डाउन द पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन विच वुड गाइड स्टेट पॉलिसी एट ऑल लेवल। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर कवर्ड फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट है। अब ये बताओ कि डीपीएसपी का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया था? डीपीएसपी, याद रखना डीपीएसपी का कंसेप्ट हमने लिया था आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी का कंसेप्ट लिया था। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, एफडीज, आर्टिकल जो 51A में मेंशन्ड है, तो ये बताओ इनका कंसेप्ट हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था? तो याद रखने से कंसेप्ट हमने लिया था यूएसएसआर से, ये कंसेप्ट हमने लिया था। इतना होप क्लियर होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन नीडेड ए स्पेशल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। अब ये जो नीचे चार ऑप्शन है ना, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा प्रोविजन है जिसमें पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, अगर उसको आप अमेंड करना चाहो तो। ठीक है ना, अमेंडेबल है बट आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए उसके लिए। अब इसको अच्छी तरह से रीड करो और उसका आंसर मुझे दो। ऑफ कोर्स टाइम अप। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा चेंज इन फंडामेंटल राइट। अगर आप किसी के फंडामेंटल या जो भी हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट हैं जो पार्ट 3 में मेंशन्ड है, और फंडामेंटल राइट हमने लाए थे यूएसए से, और वहाँ पे ये मेंशन है बिल ऑफ राइट में। अगर आप किसी भी अगर सपोज अगर आप इंडिया के फंडामेंटल राइट को चेंज करना चाहते हो तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट में प्रूव करना होगी, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये अमेंडमेंट कर सकते हैं फंडामेंटल राइट को। बाकी अगर हम बाकी देखें तो यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से भी काम चल सकता है, और किसी जगह पे तो हम ना भी करें तो भी काम चलेगा। यही मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पे भी क्या हो सकता है। याद रखना फंडामेंटल राइट की बात करें तो ये ड्यूरिंग इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो इमरजेंसी में ये फंडामेंटल राइट क्या हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं, बट 2 फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं हो सकते। आर्टिकल 20 एंड 21 सॉरी नॉट 26, 20 और 21 आर्टिकल ऐसे हैं जो हम इमरजेंसी के टाइम भी इनको सस्पेंड नहीं कर सकते। भाई राइट टू फ्रीडम ये तो सबका राइट है, जो सिचुएशन हो हर एक को जिंदा रहने का हक है। इंदिरा गांधी ने क्या लगाई थी, इमरजेंसी लगाई थी। ठीक है ना, ड्यू टू सम पर्सनल गेन भी बोल सकते हैं। अगर हम हिस्ट्री तो ये प्रूव हो चुकी है, अपनी सत्ता बचाने के लिए जो उन्होंने वहाँ पे इमरजेंसी लगाई थी, तो वहाँ पे उन्होंने आर्टिकल 20 और 21 को भी क्या कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था। और ये बोला था सुप्रीम कोर्ट को कि अगर कोई भी स्टेट अगर किसी की जान ले रही है विदाउट एनी रीजन तो स्टेट को ब्लेम नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये क्या चल रहा है सब कुछ। तो इसलिए उसके बाद जो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी उसमें ये बयान किया गया था कि 20 और 21 कभी भी नहीं छीने जाएंगे, एट एनी कास्ट इनको रखा जाएगा, इसको सस्टेन किया जाएगा चाहे जो भी सिचुएशन बन जाए कंट्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। इंडिया हैज टेकन द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये बताएं कि आप ये जुडिशियल रिव्यू हमने कौन सी कंट्री से लिया है, किस कानून से हमने जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट लिया है। तो सबसे आसान है मुझे लगता है, ये हमने लिया था यूनाइटेड स्टेट्स से। कनाडा से हमने कौन सा कंसेप्ट लिया था, ये हमने लिया था फेडरल सिस्टम विद स्ट्रांग यूनिटी। यूनाइटेड किंगडम से हमने पार्लियामेंट सिस्टम जो कैबिनेट सिस्टम है वो लिया था, और आयरलैंड से हमने लिया था डीपीएसपी। साथ साथ में आप नोट बनाते जाओ। देखो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ये यकीन मानो बहुत ही अच्छे पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और काफ़ी अनुभव से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं काफ़ी वक्त से जीएस पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए भंडार है नॉलेज के, तो इसलिए आप अपनी कॉपी पे इसको साथ साथ में उतारते जाओ। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो ये हमने कहाँ यूएसए से लिया है। ठीक है ना, अगर हम देखें जुडिशियल रिव्यू की पावर किसके पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, और ये आर्टिकल 32 में है, एंड 136 एंड आर्टिकल 226 रिस्पेक्ट टू हाई कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू की पावर में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। जुडिशियल रिव्यू की पावर ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी होती है और ये हाई कोर्ट के पास भी होती है। क्या होता है, अगर कोई भी सेंट्रल लेवल पे अगर कोई भी कानून गलत बन गया जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, तो स्टेट का कोई पर्टिकुलर स्टेट का हाई कोर्ट भी उसको चैलेंज कर सकता है, मतलब उसके लिए जुडिशियल रिव्यू पास कर सकता है। इट्स नॉट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट के वही करेगा सब कुछ, बट हाँ लोकल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट पे ये काम कर सकते हैं जुडिशियल रिव्यू के। ऑलराइट, और अगर हम देखें तो रिट जुरिस्डिक्शन की बात करें जो आर्टिकल 32 के अंदर आती है, किसी भी के भी अगर फंडामेंटल आर्टिकल हनन हो रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा ना आर्टिकल 32 के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे 5 तरह की रिट इशू करता है। आप सभी को पता होगा, सेम हाई कोर्ट भी ये रिट इशू कर सकता है, बट याद रखना कि हाई कोर्ट की जो पावर होती है रिट इशू करने की वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने के लिए रिट इशू कर सकता है, और अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो वो फंडामेंटल राइट प्लस लीगल राइट को इशू रिस्टोर करने के लिए रिट इशू कर सकता है। इतना क्लियर है, आगे बढ़ें। ठीक है, इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच कंट्री। तो पूछ रहा है कि इंडिया सबसे ज़्यादा अपनी बॉर्डर कौन सी कंट्री के साथ शेयर करता है। मुझे लगता है आज का सबसे आसान क्वेश्चन है।
तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो इंडिया इसके साथ मैक्सिमम अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर। और स्टेटस देखें तो अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है ना, AFGHANISTHAN, ठीक है। स्पेलिंग को मारो गोली, कंसेप्ट आ गया समझ, तो ऑल इज वेल। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है, और जो डोनर लाइन है ना, डोनर लाइन, वहाँ पे ये थोड़ी सी PO के साइड में शेयर करता है। बाकी लंगेस्ट देखें तो ये बांग्लादेश के साथ करता है। विच प्लैनेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट? कौन सा ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट है? इट्स अबाउट द नेचुरल सैटेलाइट। जिस तरह अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है, तो कौन सा प्लैनेट है जहाँ पे नेचुरल सैटेलाइट यानी मूनों की तादाद ज़्यादा है, चांद की तादाद ज़्यादा है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अर्थ पे एक मून है तो और कहीं नहीं होगा? आंसर देखो और मैं बताता हूँ आपको क्या क्या कहाँ पे कैसे कैसे होता है। आपके पास ऑप्शन है, जल्दी से बताओ। और एक बात बता देना चाहूँगा, अर्थ का तो कहीं नाम ही नहीं है इस लिस्ट में। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जुपिटर। जुपिटर पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स है। देख लेते हैं अर्थ के पास कितने मून हैं। माशाल्लाह, एक मून। क्या हो रहा है स्टाइलिश। मार्स के पास 2 मून है, जुपिटर के पास 79 मून है, और सैटर्न के पास 82 हैं। अब यहाँ पे सर आप बोलोगे सर इसका तो राइट आंसर सैटर्न था, लेकिन ऑप्शन में तो सैटर्न नहीं था ना, इसलिए मैंने अलग से लाया। याद रखना, सैटर्न के पास 82 मून्स हैं, 82 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। जुपिटर के पास 79 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिलीव में। मार्स के पास हमें पता है कि 2 मून्स हैं, एंड अर्थ के पास 1 मून है, ठीक है। अब इमेजिन करो कि अगर कहीं और लाइफ एग्जिस्ट करी और वहाँ पे मल्टीपल मून है, तो वहाँ का कंसेप्ट कितना ज़बरदस्त होगा, ठीक है ना। ये बात याद रखना कि लाइफ सिर्फ अर्थ पे नहीं एग्जिस्ट करती। आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ अर्थ प्लैनेट या जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, नहीं। इतनी बड़ी कायनात है, इतनी बड़ी यूनिवर्स है, तो डेफिनेटली कहीं और ना और लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। अमेरिका का जो बिलियंस ऑफ डॉलर की बात करें, ये जो लगा रहे हैं अपना वेब टेलीस्कोप लगा रहे हैं, दूसरी जो भी टेलीस्कोप, स्पेस टेलीस्कोप है, ये खर्चा कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? ये दिन रात एक ही चीज़ की तहकीक कर रहे हैं कि कहीं और से हमें कोई ऐसी ज़िंदगी की हलचल मिल जाए, ज़िंदगी की अलामात मिल जाए, हम देखें कि कहीं और तो हमसे नहीं लोग रहते हैं, कहीं और किस्म के क्रिएचर तो नहीं रहते, जिसको हम एलियन क्रिएचर कहते हैं। अब आपको एलियन लगता है तो आपको मूवी वाला वो याद आता है, ड्रावनी शक्ल वाला, अजीब अजीब। भाई एलियन का मतलब है कि जो फॉरेन हो, जो कॉमन ना हो, यहाँ के जान पहचान के ना, उसको एलियन बोल देते हैं। आपको एलियन स्पीशीज़ का मतलब होगा, तो एलियन ये मतलब होता है। वो फिल्म की तरह अपने माइंड को सेटअप मत करो कि एलियन का मतलब है वो अजीब तरह के दांत इंसानों को मारने वाले, ऐसा कोई कंसेप्ट भी नहीं है। एलियन का मतलब है जो यहाँ का सिटीजन ना हो, अर्थ का ना हो, किसी और प्लैनेट का सिटीजन हो। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कार्बन डाइऑक्साइड किससे प्रोड्यूस होती है? इसके अलावा सबसे प्रोड्यूस होती है, बट इसके अलावा बताएं किसके अलावा? जब हम बनेगा फॉसिल फ्यूल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। सीमेंट प्रोडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, डिफॉरेस्टेशन में होती है। ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ये रिजल्ट होता है, CO2 का, ठीक है। आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर लूनी? रिवर लूनी की बात करें तो ये है कहाँ? राजस्थान के अंदर है। कहाँ पे आए भाई? RAJ, राजस्थान के अंदर है, और ये इनलैंड रिवर है, और ये जाके गायब हो जाता है, समुद्र में कहीं डूब जाता है। तो कौन सी यहाँ पे उसकी ट्राइब्यूटरी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करें आप। तो यहाँ पे सभी तो इसकी हैं, लेकिन एक के अलावा बनस की बात करें तो ये लूनी की ट्राइब्यूटरी नहीं है, ठीक है। द लूनी रिवर ओरिजिनेटेड नियर अजमेर एंड दी पुष्कर वैली ऑफ द वेस्टर्न अरावली रेंजेस। पुष्कर वैली अजमेर, याद रखना, यहाँ से ये निकलते हैं at elevation of 550 meter. The name of its left bank tributary are Sarki, Mithri, Bandi, Khari, Javai, Chaiya, and right bank tributary की बात करें are Sagi and जोजारी रिवर। आए समझ आपको? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है? What are the sequence of earthquakes striking in a specific area within a short period of time? तो उसका सीक्वेंस क्या होगा? जल्दी से बताएं, या उसको क्या बोलेंगे हम? तो इसको बोलें अर्थक्वेक स्वर्म। स्वर्म क्या बोलेंगे? अगर वो एक मतलब क्या होता है कि सीक्वेंस में अर्थक्वेक आएंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो उसको बोलेंगे वेव, तो नहीं बोलेंगे। शॉक तो एक बार होता है, अगर रिपीटेडली आ रहे हैं तो इसको अर्थक्वेक स्वर्म बोलेंगे। इतना क्लियर है? आई होप सो। देख लें थोड़ा सा। अर्थक्वेक स्वर्म इज ए सीक्वेंस ऑफ सिस्मिक वेव्स। ये एक नहीं होता, सीक्वेंस में होती है, विद इन ए लोकल एरिया इन ए शॉर्ट टाइम ऑफ स्पेन। एग्जांपल ऑफ अर्थक्वेक स्वर्म इंक्लूड द वन विच ऑकर्ड एट येलोस्टोन नेशनल स्टोन। 2004 में ये पैदा हुआ था, मतलब ये हुआ था।
देख लेते हैं। विवाद से विश्वास स्कीम इज रिलेटेड टू, विवाद से विश्वास और इट इज़ विवाद से विश्वास, ये जो स्कीम है ये किसके रिलेटेड है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बनता है एग्जाम में आना। तो ये है डायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड है, ठीक है ना, डायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड ये स्कीम लॉन्च कर देगी, ठीक है। देख लेते हैं, ये अभी आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। रिसेंटली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज लार्जली ड्यू टू, ये जो रिसेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के अंदर हुआ है ये किसकी वजह से हुआ? देखो अगर हम देखें तो इंडिया में जो सेकेंडरी सेक्टर था वो वेल डेवलप्ड नहीं था, इसलिए इंडिया थोड़ा सा गरीब कंट्री है। चाइना में प्राइमरी के बाद जो सेकेंडरी था वो बूम हो गया था, इंडिया में सेकेंडरी आई नहीं, प्राइमरी के बाद सीधा टर्शियरी सेक्टर पे चले गए, फोकस किस पे था? टर्शियरी सर्विस सेक्टर पे चले गए। अब हमें क्या करना था? सेकेंडरी सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना था, सेकेंडरी सेक्टर पे फोकस ना हो पाया जिसकी वजह से क्या हुआ, हम चाइना से रिलेटिवली पीछे रह गए। तो रिसेंट जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का ये मैकेनिज्म है ये किसकी वजह से है? ड्यू टू, देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा लिबरलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो ओवरऑल लिबरलाइज हो रही हैं, तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमें ये मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए टेंडेंसी ऑफ डिमांड टू, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि डिमांड ऊपर या नीचे जा सकती है, लेकिन किस हिसाब से जा सकती है? इंक्रीज और डिक्रीज ऑन द चेंज ऑफ प्राइस, अगर प्राइस ऊपर नीचे जाएगी तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी ऊपर नीचे जाएगी। प्राइस ऊपर नीचे जाने से क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऊपर नीचे जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है? जल्दी से आप इसका आंसर बताएं। वी आर अबाउट टू कंक्लूड, बट इसमें 2-3 क्वेश्चन बाकी हैं जिसके आंसर करके हम इसको कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। आप इन तक साथ में बने रहें। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है? देखो इसका मतलब होता है वेयर एंड टेयर। डेप्रिसिएशन होता है लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वेयर एंड टेयर, वेयर एंड टेयर की वजह से जो खत्म हो रही है, किसी की मशीन की जिंदगी खत्म हो रही है वेयर एंड टेयर की वजह से, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे, ओके। चलो क्विक करते हैं आपके लिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिसीज गियर टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इंक्लूड, तो इसमें क्या इंक्लूड करेंगे? रीडिस्ट्रीब्यूशन में प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसीज भी आएंगे, लैंड रिफॉर्म भी आएंगे, रूरल डेवलपमेंट भी आएंगे, तो ये सभी इसमें आ जाते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कहता है? द साइमल्टेनियस प्रोसेस ऑफ 2 or more प्रोग्राम्स बाय मल्टीपल प्रोसेसर इज कॉल्ड, ये कंप्यूटर क्या है? द साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग ऑफ 2 or more प्रोग्राम बाय मल्टीपल प्रोसेस इज कॉल्ड, जब 2 से 3 या 4 ज़्यादा एक साथ प्रोग्राम चलते रहते हैं और जिसमें 2-3 प्रोसेसर का यूज़ होता है, तो इसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर, बहुत ज़्यादा आसान है, मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं ना, नॉर्मल सा क्वेश्चन। हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल इन विच बटन, तो हेल्प मेन्यू जो होता है वो किस में होता है? अवेलेबल किस में होता है? कंप्यूटर में जब आप करते हो ना, हेल्प मेन्यू कहाँ पे आता है? हेल्प मेन्यू जब स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है हेल्प। ऑलराइट, आगे चलें। देखो क्वेश्चन क्या कहता है? थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर और अदर यूजर कैन एक्सेस समवन एल्स कंप्यूटर रिमोटली, तो किस का यूज करके वो कंप्यूटर को यूज कर सकता है रिमोटली, मतलब दूर से? टेलनेट का यूज करके एक बंदा दूसरे कंप्यूटर को यूज कर सकता है फ्रॉम द मैनी डिस्टेंस, किसी रिमोट एरिया से वो एक और कंप्यूटर को यूज करता है यूजिंग द सर्विस ऑफ टेलनेट, या टेलनेट टेक्नोलॉजी से वो दूसरे कंप्यूटर को यूज कर सकता है। इतना क्लियर है? ओके। ऑल ऑफ द लॉजिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन डन बाय कंप्यूटर हैपन एंड, ये जो मैथमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशन कंप्यूटर के अंदर होती हैं, ये कौन से पार्ट के अंदर होती हैं? ये होती हैं सीपीयू के अंदर, ठीक है ना। सीपीयू के अंदर ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है ये एलयू के अंदर होती है, ठीक है ना। सीपीयू याद रखना, सीपीयू के अंदर ये सब मैथमेटिकल एंड लॉजिकल होती हैं, प्रोसेस होती हैं, ठीक है ना। एंड आज का आखिरी क्वेश्चन, तो आखिरी क्वेश्चन का आंसर दें और फिर उसके बाद आपको छुट्टी। व्हाट मेन्यू इज सेलेक्टेड टू कट कॉपी एंड पेस्ट, तो किस से हम ये मतलब कौन से ऐसा यूज करते हैं कट कॉपी एंड पेस्ट के लिए? देखो एडिट टूल, हम एडिट टूल होता है ना, एडिट टूल, इसको यूज करते हैं कॉपी करने के लिए, कट करने के लिए और पेस्ट करने के लिए। ऑलराइट, और ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली गाइस आपको इसको लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। सब्सक्राइब करोगे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करोगे तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू।